हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है इसमें हमारे क्वांटम मैकेनिक्स चल रही थी और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है हम लोग 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स है वो कर चुके थे। आज 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स और पोटेंशियल स्टेप जो है उसका थोड़ा सा पोर्शन हम देखेंगे। 3 डायमेंशन कंप्लीटली देखेंगे, डीजेनरेसी वगैरह सब लोग उसमें, है ना, सब चीज़ें। और देन उसके बाद के अंदर जो है हम स्टेप पोटेंशियल देखेंगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम 2 फॉर्मूले का जो है वो यूज़ करेंगे और उसके बाद में जो है हमारा एक वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसके साथ ही क्या होगा कि जो आपके सिंपल जो पोटेंशियल है वो कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद में हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम के अंदर चलेंगे और एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा है वो। ठीक है, तो अब इसके बाद यानी कि जब मैं आज का वीडियो लेक्चर होगा, इसके बाद भी जितने वीडियो लेक्चर होंगे या 2 या 3 जो भी वीडियो लेक्चर बनेंगे, है ना, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ठीक है, उसमें मैं डेरिवेशंस में नहीं जाऊँगा और इन्फॉर्मेशन की क्या क्या चीज़ें आपको याद रखने वाली है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। कुछ हाँ हो सकता है कि जैसे जो आपके पास पॉइजन ब्रैकेट है उसके ज़रूर हम क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो और इसके साथ ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स से, उन लोगों को आप मेरे वीडियो लेक्चर के जो है या प्लेलिस्ट के जो लिंक है वो शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं। जो वीडियो लाइक आपको लगता है कि लाइक करना चाहिए उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करवाएं। और उसके साथ साथ जो आपके क्वेश्चन हैं वो मुझे आप व्हाट्सअप पे, क्योंकि नंबर आप देखेंगे जब वीडियो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन पूरा मिलता है मेरे बारे में और इस चैनल के बारे में, तो उसमें मेरे मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं व्हाट्सअप पे, तो आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपके जब क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूँगा तो उसमें कर लेंगे ना। अभी मैं बहुत थोड़ा स्पीड सारा कोर्स आपको करवाना चाह रहा हूँ एक बार का। ठीक है, कंसेप्ट सारे बेसिक जो है, उसके बाद फिर हम जो है हो सकता है बीच में अगर मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं बीच में वीडियो लेक्चर भी जो उसके क्वेश्चंस के जो वीडियो लेक्चर है वो डालते रहूँगा ना। हम टॉपिक वाइज सारे के सारे जो है क्वेश्चंस आज तक जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके अंदर, यानी कि 2011 से लेकर 18 के बीच में 4 पेपर हुए हैं, उनके सारे क्वेश्चन देखेंगे। और देन उसके बाद में जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, तो अगर आपने 1 डायमेंशन अच्छे से कर लिया तो 3 डायमेंशन में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा, है ना, जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल के लिए क्या होगा कि आपको वैल्यू गिवन होगी, है ना। पोटेंशियल की क्या होगी? वैल्यू गिवन होगी। और मान लीजिए जो आपका पोटेंशियल है जो आपको गिवन है वो कितना है? वो है मान लीजिए 0। किसके अंदर? जब आपका x जो है वो 0 से a के बीच में है, y भी कितना है 0 से b के बीच में, और z कितना है 0 से c के बीच में। यानी कि 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स में क्या होगा, 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स के अंदर इसमें x y z तीनों डायरेक्शन होगी और तीनों डायरेक्शन के अंदर क्या है आपके पास 0 से a, यानी कि a किसका है जो अपने x एक्सिस की जो है पोटेंशियल बॉक्स की डायमेंशन, उसके बाद y एक्सिस में b और z एक्सिस में c है, और इसके अलावा बाकी क्या है इनफाइनाइट है अदरवाइज। इसके अलावा अगर आप कहीं जाते हैं तो क्या आएगा, वो इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो आपका पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या होगा, इस आपके पास बाउंड्री जो है इसके अंदर कन्फाइंड रहेगा, इससे बाहर वो नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे एक नज़दीक जाएगा वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 0 से वापस ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसके बीच में क्या करेगा, मोशन करता रहेगा। ठीक है, अब अगर 1 डायमेंशन की आपको पता है तो आप 3 डायमेंशन वाला क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना, जो एनर्जी होगी एक्स वाई जेड, ठीक है, एनर्जी किस में होगी एक्स वाई जेड, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि अगर आपने 1 डायमेंशन की बात करी थी, है ना, मैं पहले 1 डाई की लिखती हूँ, तो 1D की अगर हम बात करें तो 1D में क्या था एनर्जी, वो थे हमारे पास n² पाई स्क्वायर h²/2m_a²। ठीक है, ये एनर्जी थी। अगर ये एनर्जी मान लीजिए मैं इसको तीनों को मैं क्या करता हूँ ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, टोटल मिला के जो इस वाले में एनर्जी आएगी आपकी, वो एनर्जी क्या आएगी, वो जो एनर्जी आएगी वो आएगी Ex + Ey + Ez, यानी कि तीनों जो है आपके पास एक्सिस, उन तीनों एक्सिस की अलग अलग एनर्जी निकाल के उनका करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, तो वो क्या मिल जाएगी हमारे पास टोटल एनर्जी। इसी तरह से अगर मैं साई लिखूंगा तो साई क्या होगा, ठीक है, साई x डॉट साई y डॉट साई z। ठीक है, या इसको 5 के फॉर्म में लिख देता हूँ, है ना, 5 और 5। तो x y z तीनों के फंक्शन फाइंड आउट करता हूँ, तीनों के फंक्शन फाइंड आउट करके तीनों क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी, या फिर मैं इसको और अच्छे से दिखाने के लिए 5 की बजाय तो ये करते हैं कैपिटल में x ले लेते हैं ना, कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z। ठीक है, फंक्शन किसके होंगे, एक्स वाई जेड के फंक्शन होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करके एनर्जी जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स वाई जेड में होगी, और ये किस में होंगे, जो आपका टोटल मिला के वेव फंक्शन आपको जो मिलेगा साई एक्स वाई जेड, है ना, क्या मिलेगा
साई एक्स वाई जेड, वो क्या होगा, एक्स का वाई का और जेड का अलग अलग फंक्शन फाइंड आउट करके उनको मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, तो वो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, अगर वन डायमेंशन आपको याद है तो इसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। वन डायमेंशन में क्या था कि टोटल एनर्जी ये थी। अब अगर मान लीजिए मुझे ई एक्स की बात करनी है, ठीक है, किसकी बात करनी है, ई एक्स की बात करनी है, तो यहाँ क्या करता हूँ, एक्स लगा देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली ई वाई की मुझे बात करनी है, तो ई वाई कितना होगा, ये हो जाएगा एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। यह क्या था, ए क्या था कि वो एक्स डायरेक्शन में कितनी उसकी चौड़ाई है, ये कितनी विड्थ है, तो वाई डायरेक्शन में कितनी विड्थ है, बी है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ई जेड क्या हो जाएगा, एन जेड स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m सी स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी जो हमारे पास ई है वो इन तीनों का सम, तो क्या हो गया, एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m सी स्क्वायर। आगे इसको और सोल्व करेंगे तो आपके पास पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कॉन्स्टेंट आ गया बाहर, अंदर बचेगा एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपके पास क्या होगी, एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स। अगर ये 2 डायमेंशन होता, हालांकि आपके जब आप बीएससी की बुक सीबीएच उठा के देखते हैं तो 2 डायमेंशन नहीं है, लेकिन 2 डायमेंशन भी पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 2 डायमेंशन में क्या होगा, जेड वाली फॉर्म नहीं होगी, सिर्फ एक्स और वाई वाली फॉर्म होगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, ये 2 ही होंगे और ये जेड वाला फॉर्म जो है यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या मिला, ये आपका एनर्जी आइगन वैल्यू मिला, और इसके अंदर जो आपके पास एक्स वाई सॉरी एन एक्स एन वाई और एन जेड, इनकी वैल्यू क्या होती है, जब आप 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स देखते हैं तो n की जो वैल्यू आती है आपके, वो किससे कहाँ से स्टार्ट होती है, इंटीजर फॉर्म में होती है, 1 से लेके और इनफाइनाइट तक जो भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो कितनी होगी, 1 2 3, इस तरह से ये वैल्यू आपके चलती रहेगी। ठीक है, इस तरह से क्या होगी, ये वैल्यू चलती रहेगी। ठीक है, आगे समझ में, तो ये क्या होगी मेरे पास, एनर्जी आइगन वैल्यू। ठीक है, क्या होगी, एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, तो देखिए इसमें ऊपर लिख देता हूँ, बाकी इसको मिटा देता हूँ। तो एनर्जी आइगन फंक्शन जो है हमारे पास ई एन एक्स एन वाई और एन जेड, वो क्या आया, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और वेयर एन एक्स एन वाई एन जेड इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 डॉट 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 चलती रहेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, एनर्जी आइगन फंक्शन। इसी तरह से मान लीजिए मुझे साई लिखना है ना, साई एक्स वाई जेड, यानी कि टोटल आइगन फंक्शन क्या होगा, तो आप देखिए कि इसमें एक्स डायरेक्शन में आइगन फंक्शन कितना होगा, तो आपने देखा है कि रूट में 2/a साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन ए, ये वैल्यू आती है जो हमने 1 डायमेंशन में पढ़ा था। 1 डायमेंशन में क्या था, कल जब हमने पढ़ा था उसको एन एक्स की जगह क्या लिखा, एन लिखा, एक्स सब्सक्रिप्शन नहीं क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हम ले रहे हैं इसलिए। ठीक है, आगे आ जाइए, नेक्स्ट वाई की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 2/b, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास लेंथ है या विड्थ है वो कितनी है, पोटेंशियल बॉक्स की वाई डायरेक्शन में b है, तो ये क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ आपने कॉन्स्टेंट कौन सा लिया था y में, तो एन वाई पाई और ये y अपॉन b। ठीक है, दिमाग में रखना ये चीज़, क्योंकि आप किसको ले रहे हो फंक्शन उस पर डिपेंड करेगा चीज़ें। ठीक है, इसी तरह से z की फॉर्म में अगर हम देखें z डायरेक्शन में तो क्या होगा, c साइन एन जेड पाई जेड अपॉन। ठीक है, टोटल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल वेव फंक्शन क्या लिख दूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा, अब देखिए इसको इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर कितना आ जाएगा, रूट में 8, कितना आ गया, रूट में 8, डिवाइड में क्या होगा, a b और c मल्टीप्लाई में, तो a b c, यहाँ क्या बचा, साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन a साइन एन वाई पाई वाई अपॉन b और साइन एन जेड पाई जेड अपॉन c। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एनर्जी सॉरी
आइगन फंक्शन, ठीक है। ये क्या है मेरे पास आइगन फंक्शन, और ये क्या है एनर्जी आइगन वैल्यू, ठीक है। तो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन हम इसके अंदर फाइंड आउट कर चुके हैं। ध्यान क्या रखना है, अगर वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स आपको आता है तो 3 डायमेंशन में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे नई चीज़ क्या इंट्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं डीजेनरेसी, ठीक है। नई चीज़ क्या इंट्रोड्यूस होती है डीजेनरेसी। अच्छा, डीजेनरेसी पहले हम देख लेते हैं कि एनर्जी क्या क्या होंगी इसकी, है ना। अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इनकी बात करते हैं तो क्या वैल्यू यहाँ पे रहेगी। तो एनर्जी आइगन वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, NX, NY और NZ की वैल्यू पे। मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम तीनों की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। तो मिनिमम क्या है हमारे पास कि अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, यानी कि ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं एनर्जी आइगन वैल्यू में, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में वैल्यू आएगी 1 1 1। ये 1 1 1 क्या है, NX, NY और NZ की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग में लिख रहा हूँ, ठीक है। NX, NY और NZ तीनों क्या है 1 1 1 है, तो एनर्जी कितनी आएगी, NY और NZ, ये कितनी आएगी आपके पास एनर्जी, वो आप देखिए। ये जो आपके पास एनर्जी मिलेगी, तो आप 1 1 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एनर्जी आपको मिलेगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये आपकी क्या रहेगी, ये रहेगी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, ठीक है। ये क्या रहेगी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, ठीक है। मिनिमम जो एनर्जी हो सकती है वो कितनी हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो एनर्जी क्या हो सकती है, एनर्जी ये हो सकती है कि एक कोई 2 हो जाए, ठीक है। तो क्या एनर्जी मिलेगी, तो आप देखें यहाँ से पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ठीक है, और एम ए, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर और एम ए हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा एक सेकेंड ना, ये इससे करने से पहले यहाँ जो डीजेनरेसी की मैं बात करने वाला हूँ उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें कि मान लीजिए, है ना, सपोज, पहले मैं कंडीशन यहाँ लगाता हूँ कि सपोज या लेट जो आपके पास A इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये कंडीशन जब आएगी जब हम डीजेनरेसी की बात कर पाएंगे, ठीक है। क्या क्या कर पाएंगे, जब ये वाली कंडीशन आएगी तो हम डीजेनरेसी की बात जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। कि A इक्वल टू बी इक्वल टू अगर C है तो उस केस में क्या होगी, ठीक है। जो पोटेंशियल बॉक्स आपके पास बन रहा है, जो रेक्टेंगल पोटेंशियल बॉक्स था, वो रेक्टेंगल पोटेंशियल बॉक्स में हमने क्या कर दिया, उसको क्यूब बना दिया, क्यूबिक के लिए क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। तो उस केस में क्या होगा तब की बात करते हैं। जब A इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो उस केस में क्या होगा एनर्जी, तो एनर्जी आइगन वैल्यू में जो है आपके पास यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा। NX, NY और NZ की वैल्यू तो जो है अपने पास इंटीजर की फॉर्म में वही रहेगी। यहाँ क्या हो जाएगा, ये तीनों इक्वल रहेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, भाई सब बराबर है तो ए स्क्वायर क्या बाहर होगा। और यहाँ क्या मिलेगा आपको NX स्क्वायर, NY स्क्वायर और NZ स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस की हम बात करने वाले हैं, किस केस की बात करने वाले हैं, इस केस की। और ये केस कौन सा है, ये है डीजेनरेसी, है ना। कौन सा केस है, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी में क्या होता है उसकी बात हम देखें, है ना, कि डीजेनरेसी होता क्या है उसकी बात मैं भी करता हूँ ना, समझाता हूँ आपको। तो इस केस के लिए जब ये इक्वल है उस केस के लिए क्या होगा, वेव फंक्शन में क्या होगा, यहाँ ए और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। तो वेव फंक्शन में मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस केस के अंदर वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 ए क्यूब, क्योंकि ए बी सी तीनों मल्टीप्लाई क्या होंगे 8 रूट में 8 ए क्यूब। यहाँ हो जाएगा साइन NX पाई एक्स अपॉन ए साइन NY पाई वाई अपॉन ए और साइन NZ पाई Z अपॉन ए, ठीक है। हो गया यहाँ तक समस्या, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, सॉल्व है अपने पास। आगे चलिए, आगे क्या करेंगे अब यहाँ से कि उस इक्वेशन की बात करता हूँ कि अगर आपके पास आपको ग्राउंड स्टेट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ ना, जब तीनों क्या है इक्वल है उस केस की बात कर रहे हैं। तीनों इक्वल नहीं है तो अलग केस है। केस आपके पास जो आने वाला है वो तीनों इक्वल वाला आने वाला है, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है डीजेनरेसी, उसी की वजह से जो है यहाँ पे जो है ये वाला केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर A इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे ही A इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो हमने क्या किया सबसे पहले कि NX, NY और NZ की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है।
तो ग्राउंड स्टेट क्या होगी? तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा कि n की जो वैल्यू है वो मिनिमम रहनी चाहिए। तो तीनों केस में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 1 1 1 जो है वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है इस केस के अंदर। ठीक है, इसको फिर से मैं क्या कह देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये जो मेरा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma² आया है, इसको मैं ई नोट से डिनोट कर देता हूँ। किससे कर देता हूँ? ई नोट से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बार बार मुझे इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, वो क्योंकि फिक्स वैल्यू आपके मल्टीप्लाई में आएगी, बाकी ये चीज़ चेंज होगी, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसको ई नोट कह दिया। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलने वाली है कितनी मिलने वाली है? 3 ई नोट। कितनी मिलेगी? तो देखिए आप 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो टोटल मिला कितना? 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ? 3। तो कितना आ गया? 3 ई नोट। तो कितनी वैल्यू आई? 3 ई नोट। अब आ गया चाहिए कि अगर अगली स्टेट क्या हो सकती है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये कौन सी थी? ये है हमारे पास ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आप देखिए कि एक वैल्यू क्या हो सकती है? 2 पे जा सकती है ना। तो अगली वैल्यू क्या हो सकती है कि 2 1 और 1, तीनों 2 नहीं होगी, क्या होगी? 2 1 और 1 हो सकती है। ठीक है, 2 और 1 पे क्या वैल्यू मिलेगी? तो देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो 4 प्लस 1 कितना हुआ? 6 हुआ। ये भी तो 2 हो सकता है, ये भी तो 2 हो सकता है, तो ये भी तो वैल्यू मिल सकती है आपको। इस पर भी तो क्या मिलेगा? 6, और इस पर भी क्या मिलेगा? 6। देखिए आप कि ये भी 2 हो सकता है, इससे भी कितना मिलेगा आपको? 6, इससे भी कितना मिलेगा? 6, इससे भी कितना मिलेगा? 6। यानी कि इन तीनों की वजह से जो आपको एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 6 ई नोट मिलेगी। ठीक है, इन तीनों की वजह से एनर्जी कितनी मिलेगी? 6 ई नोट मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ से देखिए इनकी वैल्यू जब आप इस वेव फंक्शन में रखते हैं तो वेव फंक्शन कितने मिलते हैं? एक बार यहाँ 2 है, एक बार यहाँ 2 है, एक बार यहाँ 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब वेव फंक्शन तो सेम नहीं आ रहा ना भाई। यहाँ 2 sin पाई एक्स रखते हैं, एक बार कितना आता है? ये पूरा मल्टीप्लाई होके 2 पाई वाई अपॉन ए। एक बार क्या आता है? साइन में 2 पाई जेड अपॉन ए। तो तीनों वेव फंक्शन सेम थोड़ी है, वेव फंक्शन तीनों अलग अलग है। यानी कि इससे रिलेटेड वेव फंक्शन अलग होगा, इससे रिलेटेड वेव फंक्शन अलग होगा, इससे रिलेटेड वेव फंक्शन अलग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही एनर्जी लेवल के लिए, इस एक एनर्जी लेवल के लिए वेव फंक्शन कितने हैं? वेव फंक्शन है 3। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? 3-फोल्ड डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है? डीजेनरेसी का मतलब होता है एक आइगन वैल्यू के लिए, है ना, एक एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए अगर एक से ज़्यादा वेव फंक्शन है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी। और जितने ज़्यादा है मतलब कि अगर 2 वेव फंक्शन है तो 2-फोल्ड जनरेसी, है ना, और अगर 3 वेव फंक्शन है तो 3-फोल्ड जनरेसी, 4 वेव फंक्शन है तो 4-फोल्ड डीजेनरेसी, इस तरह से हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ डीजेनरेसी है, ये क्या है? डीजेनरेसी। अपभ्रष्टता जिसको बोल, हिंदी में क्या बोलेंगे? अपभ्रष्टता। डीजेनरेसी है, डीजेनरेशन नहीं है, डीजेनरेसी। ठीक है, क्या है? डीजेनरेसी, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अपभ्रष्टता। ठीक है, अपभ्रष्टता का मतलब क्या है समझ लेना। अपभ्रष्टता का मतलब है, लिख लेना इसको ना, कि अगर एक आइगन वैल्यू से रिलेटेड एक से ज़्यादा अगर वेव फंक्शन है तो वो क्या होगी? अपभ्रष्ट। उसे क्या बोलेंगे? अपभ्रष्ट आइगन वैल्यू या फिर अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर, उसे क्या बोलेंगे? अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर। इंग्लिश में कहेंगे तो बोलेंगे उसको डीजनरेट एनर्जी लेवल। ठीक है, ये क्या है? डीजनरेट एनर्जी लेवल। ठीक है, आगे क्या हो सकता है इससे आगे? तो आगे हम अगर चलें तो आपको मिलेगा ये वाला केस, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 2 2 1। ठीक है, अगला 2 1 2 या 1 2 और 2, ये वैल्यू हो सकती है। उस केस में क्या होगा? उस केस में फिर से आपको देखिए तीनों ही केस के अंदर अगर आप वैल्यू रखते हैं तो आपको एनर्जी सेम मिलेगी। कितनी मिलेगी? 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना हुआ? 4 + 4 8 और 1 1 9 हो गया। ठीक है, तो कितना होगा? यहाँ होगा 9 ई नोट। ठीक है, फिर से डीजेनरेसी कितनी है? 3-फोल्ड डीजेनरेसी। कितनी है? 3-फोल्ड डीजेनरेसी है। ठीक है, आगे देखिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 2 2 और 2। ठीक है, एक तो 2 2 और 2 है, और यह हो सकता है 3 1 1। तो देखिए दोनों में से किसकी वैल्यू कम आती है ना? जिसकी वैल्यू कम आती है उसके अकॉर्डिंग 3 का कितना हो? 9 9 + 1 10 10 और 1 11। इससे आ रहा है 11, और इससे कितना आ रहा है? 4 + 4 + 4 12 आ रहा है। तो इसका मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? ये वाली 3 1 1, तो 1 3 1 और 1 1 3। 2 2 2 क्यों नहीं लिया? तो आप देखिए जब आप यहाँ पे 2 2 और 2 रखते हैं तो कितना आया? 4 + 4 + 4 कितना हुआ?
12, ठीक है। तो वो एनर्जी कितनी आ रही है, 12 ई नॉट आ रही है। और 311 से रखें तो कितनी आ रही है, 9 + 1 + 1 11। तो इसका मतलब 11 वाली एनर्जी पहले आएगी, 12 वाली आएगी। 11 ई नॉट वाली पहले आएगी, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, ये वाली। और इसमें कितनी आ रही है, इसमें एनर्जी आ रही है 11 ई नॉट आ रही है। ये भी क्या है, 3-fold डीजेनरेसी है, ठीक है। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, जिसको हम 2, 2 और 2 कह रहे हैं, ठीक है। इसमें एनर्जी कितनी आएगी, 12 ई नॉट आएगी। कितनी आएगी, 12 ई नॉट आएगी। और इसमें जब डीजेनरेसी है क्या, नहीं, इसमें डीजेनरेसी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2। अब 2 को कैसे रखो, आगे पीछे रखो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, वेव फंक्शन आपको सेम मिलेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या है, एक बार यहाँ 3 होगा तो अलग वेव फंक्शन मिलेगा, एक यहाँ 3 होगा तो अलग वेव फंक्शन मिलेगा, यहाँ 3 होगा तो अलग वेव फंक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये है हमारे पास डीजेनरेसी वाला केस, जहाँ से एक क्वेश्चन आपको 101% मिलने की संभावना पूरी रहती है, ठीक है। और वेव फंक्शन जो है वो इस तरह से हम इसको वेव फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ आपको डायरेक्ट चीज़ें जो आपको 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स में करवाई गई थी उन्हीं को यूज़ करके कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो आपको जो है लिखवाने वाला, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम यहाँ से देखें कि मुझे फाइंड आउट, सपोज करिए कि करनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी एक्सपेक्टेशन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ है वो क्या है, पोजीशन, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट, पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन पे आ जाते हैं। ये आपने लिख लिया होगा अच्छे से, ये डीजेनरेसी की मतलब समझ लिया होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ये दिया जा सकता है कि 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स है ना, 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स के लिए डीजेनरेसी, यानी कि जहाँ पे ये भी कंडीशन गिवन होगी, A = B = C के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, पहला नॉन डीजेनरेट, दूसरा 3-fold डीजेनरेसी, 2-fold डीजेनरेसी, और इनमें से कोई नहीं, तो ये कौन सी है, 3-fold डीजेनरेसी इसके अंदर होती है, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पोजीशन, है ना। पोजीशन की जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पोजीशन के अंदर भी क्या है, पोजीशन के अंदर जो आपके पास वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या है कि मान लीजिए आपको x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके लिए, ठीक है। तो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, तो आप देखिए, जब आपको मैंने 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स निकाला था, है ना, 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स की बात की थी, तो कितना आ रहा था, A/2। तो ये भी कितना आएगा, A/2। सिमिलरली अगर y की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसमें पूछेंगे तो कितनी आएगी, B/2। कल मैंने करवाया था ना, पिछले वीडियो को अच्छे से देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आपने 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, और नहीं समझ में आया तो वापस जाइए और वापस उसको समझिए, ठीक है। अगर उसको समझ लिया है थ्योरेटिकली, देखो क्वांटम मैकेनिकल मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस और वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको डेरिवेशन को छोड़ते हुए कंसेप्ट से आपको हर चीज़ समझाइए कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करी है ना, पोजीशन की, ठीक है। तो वो कितनी आई थी, A/2, इसमें भी y में कितनी आ जाएगी, B/2, तो z में कितनी आ जाएगी, C/2। ये हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू रहेगी किसकी, पोजीशन की, यानी कि पार्टिकल के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है, इन जगहों पे इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर ऐसा पूछ रहे तो क्या करें कि x y की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। क्या पूछ लिया कि x y की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, तो x की कितनी है, ये होगी A/2 गुणा B/2, दैट इज AB/4, ठीक है। बस कंसेप्ट से चलना है, कोई ज़्यादा बहुत दिक्कत करने वाली बात नहीं है ना, डरने वाली बात नहीं, आप सिंपल से कर सकते हैं इसको ना। सिमिलरली अगला क्या है, YZ की पूछ ली तो क्या होगा, BC/4, और XZ की पूछ लेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ना, तो हो जाएगी AC/4, ठीक है। अगला क्या पूछ सकते हैं कि X, Y और Z की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, तो जब उसकी फाइंड आउट करेंगे वो कितनी आ जाएगी, ABC/8। बस ये दिमाग में रखें, इतना सा दिमाग में रख लेंगे तो आपके जो एक मैं कह रहा हूँ ना, कहीं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सिर्फ 1-2% लोग कर पाते हैं, वो 1-2% लोग करने वाले और जो टॉपर्स में आने वाले हैं वो ये क्वेश्चन कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको दिमाग में रखनी हैं, ठीक है। और देख लेता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बताने लायक हो, ठीक है। वैसे सारी चीज़ें हो गई है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि
मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन में है वो ए बी सी को अलग, जैसे मैंने अभी यहाँ क्या माना कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी माना। अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा कि ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू 3C, ठीक है, इस तरह से आपको एक वैल्यू दे दी, या इसका उल्टा कर सकते हैं। उल्टा क्या कर सकते हैं कि ए में है ना, तो b इज इक्वल टू 2a और c इज इक्वल टू 3a, ठीक है। अब आप बताइए कि उसकी ग्राउंड स्टेट कितनी होगी, ठीक है। अब आप बताइए कि ग्राउंड स्टेट कितनी होगी अगर मान लीजिए ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो कोई समस्या आपको नहीं लेनी है, लोड नहीं लेना है, बस जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है ना। जरूरी नहीं है कि आपको ABC गिवन हो, है ना, जरूरी नहीं है कि आपको ABC गिवन हो। अगर मान लीजिए इस तरह की कंडीशन आपको दे दी, अब इस तरह की कंडीशन दे दी तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी। आपका क्वेश्चन क्या होगा कि एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये पता है ये होता है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। यहाँ कितना होता है, यहाँ होता है एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद ये कंडीशन हमें गिवन है तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m है। अगर ये गिवन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको पूछा क्या है कि एनर्जी आइगन वैल्यू जो है वो कितनी होगी, किसकी, ग्राउंड स्टेट की पूछ ली मान लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये तो ए है, सॉरी, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, तो कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, कितना आ रहा है 9a स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर आ गया, 2ma स्क्वायर एन एस स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस एन जेड स्क्वायर बाई 9, ठीक है। ग्राउंड स्टेट पूछा तो कितना हो जाएगा N111 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। कोई समस्या होने भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए, ठीक है, आ गया ना कंसेप्ट समझ में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक जो आपका इनिशियल कंसेप्ट है वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स, उस पर ध्यान रखना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही आपके आगे सॉल्व होती जाएंगी, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, ठीक है। 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स में जो है कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलेगी, है ना। आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसकी जो है आगे वाला पॉइंट जो है वो क्या रहेगा उसकी हम बात कर रहे हैं ना। तो ये 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स तो हमारा कंप्लीट है। और अब हम आते हैं कुछ एक पोटेंशियल जो है अपने पोटेंशियल स्टेप के बारे में ना। पोटेंशियल स्टेप को हम बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि पोटेंशियल स्टेप का जहाँ तक मुझे लगता है कि सिंपल सा कोई क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है तो वो देख लेते हैं हम लोग। फिर हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, बीच के अंदर जो है ना, मैं आपको विभव प्राचीर वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, लेकिन वो चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो नेट के क्वेश्चन होते हैं, वो इसमें आपको नहीं पूछ जाएंगे। यहाँ 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स और 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स पूछ ले, वो बहुत मतलब पूछ लेंगे खाली वो तो। और बाकी जो चीज़ें हैं इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल वगैरह वो सब चीज़ें हैं वो मैं आपको नहीं करवा रहा, ठीक है। उस पर हम लोग जाना भी नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डीपली चले जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, और इतना जाने के बाद थोड़ा सा गच्चा खा सकते हैं आप। तो मैं पोटेंशियल स्टेप जो है उसको ले लेता हूँ। इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स हो गया है और 1 डायमेंशन, अच्छा ठीक है। अब है हमारे पास स्टेप पोटेंशियल, है ना। ये एक स्टेप पोटेंशियल क्योंकि इनिशियल पार्ट है, इसमें ज़रूर थोड़ा बहुत कुछ पूछ लेता हूँ, पूछ सकते हैं। वैसे इसके भी मुझे लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इतना भी कैजुअल नहीं हुए, है ना, कि बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दें। तो कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा क्या है कि थोड़ा इजी पड़ता है थोड़ा, है ना। तो इजी पड़ता है तो क्वेश्चन जो है यहाँ से पुटअप किया जा सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, इस वजह से मैं आपको ये करवा रहा हूँ, है ना। तो स्टेप पोटेंशियल का मतलब क्या है कि इस तरह से जो है आपके पास पोटेंशियल है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो ये पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल कितना है, यहाँ पोटेंशियल 0 है, लेकिन यहाँ जो पोटेंशियल है यानी कि ये इतना सा, इसको जो कहेंगे ये कितना है V0 पोटेंशियल है, ठीक है। तो 2 इसके पार्ट हैं, यानी कि कोई भी पार्टिकल जो है, कोई पार्टिकल वो अगर इस तरफ से आता है ना, इस तरफ से अगर आता है मान लीजिए कोई पार्टिकल, और यहाँ इस पोटेंशियल बॉक्स जो स्टेप पोटेंशियल है इसकी दीवार से जब टकराता है, तो टकराने के बाद क्वांटम मैकेनिकली क्या होगा, है ना। आप इसको समझिए ना कि सबसे पहले तो ये समझिए कि क्लासिकली क्या होगा। मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है ना, और ये दीवार है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने बॉल को इस एनर्जी से फेंका है कि वो इसके इक्वल नहीं है, तो क्या होगा,
बॉल जो है दीवार से टकराएगी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या बॉल का कोई पार्ट उस तरफ दीवार की तरफ आ सकता है क्या, दीवार से टकरा के? कभी आया है क्या आज तक? कभी ऐसा हुआ क्या दीवार के उस तरफ आपका भैया भाई खड़ा है या सिस्टर खड़ी है, आप कैच कैच खेल रहे हैं और आपने इतनी एनर्जी से फेंका है, कितनी एनर्जी से कि आपकी जो एनर्जी है E वो V0 से कम है, सॉरी एक सेकंड, V0 से क्या है, कम है। अगर V0 से कम है तो क्या बॉल का कोई भी पार्ट उधर जाएगा क्या, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा? जब आपकी एनर्जी जो है वो क्या है, इससे ज़्यादा होगी, तो बॉल कंप्लीटली उस तरफ मिल जाएगी, जो हमारा क्लासिकल है। क्लासिकली ऐसे ही होता है। क्वांटम मैकेनिकली कैसे होता है? क्वांटम मैकेनिकली ये कहता है कि आपकी एनर्जी कम है, आपकी एनर्जी कम है, उसके बावजूद भी पार्टिकल जो है उसके यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी। क्या होगी? कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी उसके वहाँ जाने की होगी, और वो डिपेंड करेगा किस पे, कि ई और बी में कितना डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या ऐसा नॉर्मल वर्ल्ड में पॉसिबल है? नहीं है, लेकिन किसमें पॉसिबल है? किसमें पॉसिबल है? क्वांटम मैकेनिक्स में पॉसिबल है। एग्जाम्पल कौन सा? जब आप बात करते हैं न्यूक्लियर डीके की, है ना, तो न्यूक्लियर डीके में क्या है, न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल्स और भी जो है रेडिएशंस वगैरह निकलती है, उनकी एनर्जी जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी से कम होती है, उसके बावजूद भी वो निकल जाते हैं वहाँ से। तो वो कौन सा है? उसे बोलते हैं हम टनलिंग इफेक्ट, है ना। जब वो प्राचीर पढ़ते हैं, हालांकि वो आपके अभी मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा नहीं तो डीपली, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उसका एनर्जी कम होते हुए भी उसमें से पार्टिकल निकल रहे, तो कौन से? वो टनलिंग इफेक्ट से निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? टनल बना के निकल गए, उनके पास एनर्जी नहीं थी उसको पार करने की, लेकिन खोद के निकलने की एनर्जी उनके पास थी। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसमें? लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती। क्लासिकल में उससे ज़्यादा एनर्जी है तो ही बॉल उधर जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये किसका है? ये एग्जांपल है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इसलिए ले रहा हूँ मैं कि इसमें 2 स्टेप बनती है ना, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। पहले केस की बात करता हूँ, फर्स्ट केस की, है ना। ये तो मैंने सेकंड केस लिखा है, फर्स्ट केस ना, इसमें 2 केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस जब ये है कि जो आपकी एनर्जी है पार्टिकल की वो ग्रेटर देन है किससे? पोटेंशियल। तो इसका मतलब हम कौन से की बात कर रहे हैं? इस वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एनर्जी अगर ग्रेटर देन है तो क्या होना चाहिए? एनर्जी अगर ग्रेटर देन है, आप समझना इस चीज़ को, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल समझाऊंगा ना, उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं, हालांकि रिजल्ट पे जरूर जाऊंगा मैं ना। तो यहाँ क्या है, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो भी पार्टिकल आप यहाँ से भेज दें वो इस तरफ पहुँच जाना चाहिए। क्या कोई पार्टिकल रुकना चाहिए क्या? नहीं रुकना चाहिए। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जब आपके पास ये कोई पार्टिकल इस तरह से आता है ना, तो क्या होता है, पार्टिकल यहाँ तो निकल गया, लेकिन कुछ क्या होता है? रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है, ये क्या है? इंसिडेंट, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड, और ये क्या है? ट्रांसमिटेड। तो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। तो रिफ्लेक्टेड कितना होना चाहिए? जब एनर्जी आपकी ग्रेटर देना तो रिफ्लेक्टेड कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होगा, कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि मैंने आपको जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया था तो मैंने कहा था कि जब पार्टिकल मोशन में है तो उसकी एनर्जी में क्या होगा? एनर्जी फाइंड आउट करने में आपके पास अनसर्टेनिटी रहेगी। कितनी रहेगी? डेल्टा एच कट अपॉन, सॉरी कितनी रहेगी? एच कट अपॉन क्या रहेगी? एच कट अपॉन 2 डेल्टा टी, है ना। कितनी रहेगी? एच कट अपॉन 2 डेल्टा टी। ये जो है कितनी है? अनसर्टेनिटी है किसमें? एनर्जी फाइंड आउट करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एनर्जी ई बताते हैं तो इसमें कुछ डेल्टा ई माइनस तक और कुछ डेल्टा ई प्लस तक एनर्जी रहेगी मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो जो मिनिमम वाले हैं वो क्या होंगे? इससे टकरा के वापस आ सकते हैं। ये इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन है, जो कि आपको किताबों में नहीं मिलता है। ठीक है, जो भी आपको किताबों में नहीं मिलता है। ठीक है, और मिलता भी है तो अपन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने क्या कहा है कि जब भी क्वांटम मैकेनिक्स की हम बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में हर एक क्वांटिटी जो आप निकाल रहे हो उसमें क्या रहेगी? अनसर्टेनिटी रहेगी, उसमें अनिश्चितता रहेगी, और वो अनिश्चितता कितनी होगी उस पर डिपेंड करता है सारा का सारा केस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास ग्रेटर देन एनर्जी है उसके बावजूद भी आपको रिफ्लेक्टेड कुछ ना कुछ मिलेगा, और ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड मिला के फिर इंसिडेंट के इक्वल होगा। ये हमारा कहने का मतलब है। ठीक है, इक्वेशन पे मैं नहीं जा रहा, फाइनल रिजल्ट पे मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए 2 कोफिशिएंट आपको मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, कितने कोफिशिएंट मिलेंगे? 2 कोफिशिएंट। पहला है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, है ना। क्या है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी जो वैल्यू आएगी वो फाइनल वैल्यू में लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये आती है रूट में ई माइनस वी नॉट अपॉन रूट ई प्लस रूट में ई माइनस वी नॉट टू द पावर 1/2 तो ऑलरेडी है, स्क्वायर में आएगी यहाँ पे।
ठीक है। ये जो है ये वैल्यू आपको याद रखनी है इसके अंदर, किसके अंदर, पोटेंशियल स्टेप के अंदर। मैंने कोई इक्वेशन वगैरह नहीं लिखी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये आपको बताया है कि जब आपके पास एनर्जी होगी तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा, दोनों ही चीज़ें होंगी। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, R, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की जो है वैल्यू होगी, ठीक है। आगे समझ में। दूसरा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना होगा, ठीक है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना होगा, तो ट्रांसमिशन जो कोफिशिएंट आपके पास इसमें आने वाला है वो आएगा, एग्जैक्टली इसको V की फॉर्म में नहीं लिखा क्या, K2/K1 4K1 K2/, अच्छा एक चीज़ और लिखवा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, इसको लिखने से पहले K की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैं दो इक्वेशन यहाँ लिखूंगा ना, क्या लिखूंगा, दो इक्वेशन लिखूंगा, फर्स्ट और सेकंड। तो वो इक्वेशन आप देख लीजिए कि जब हम इसकी बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स की फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, माइनस एच कट, यानी फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, माइनस एच कट अपॉन 2m साई फर्स्ट डेल ओवर डेल एक्स साई फर्स्ट इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इसमें है नहीं, जीरो है, तो कुल मिला के क्या हो गया, ई साई, ये वैल्यू मिलेगी आपको पास, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन आगे क्या बन जाएगी, ये कि डेल साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिख दीजिए फर्स्ट, प्लस इधर जाएंगे तो 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है, साई इक्वल टू 0। ये आपके फर्स्ट केस के लिए एनर्जी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई समस्या किसी को, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एक डिफाइन करता हूँ K1 क्या है, ये है हमारे पास K1, मैं K1 की इनकी फॉर्म में लिख रहा हूँ एक बार, है ना, इसकी फॉर्म में लिख रहा हूँ, K1 की इसकी फॉर्म में लिख रहा हूँ, ताकि क्या है कि ये कोफिशिएंट आपको याद रखने में थोड़ी सी समस्या नहीं रहेगी, आप ये आराम से देख सकते हैं ना, तो आपके थोड़ा कंसेप्ट भी हो जाएगा और याद रखने वाली चीज़ भी हो जाएगी, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं चले, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, K1 ये हुआ, तो इक्वेशन क्या बनी, डेल स्क्वायर साई 1 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर साई 1 इक्वल टू 0, है ना, ये साई 1 है, फर्स्ट केस के लिए लिख रहे हैं तो वेव फंक्शन कितनी है, साई 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बनी, फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन बनी, किसके लिए इक्वेशन बनी, फर्स्ट केस के लिए जो है इक्वेशन बनी यहाँ से। अब हम लिखता हूँ सेकंड केस के लिए इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड केस के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड केस में आपके पास पोटेंशियल है तो इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, टोटल एनर्जी में पहले काइनेटिक एनर्जी डेल स्क्वायर साई 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, V नॉट साई 2 इज इक्वल टू ई साई 2, एनर्जी कितनी है, ई है तो ई साई 2, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके और टोटल मिला के मैं इक्वेशन अगर लिखता हूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी कि डेल स्क्वायर साई 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ये जो है पूरा का पूरा उस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, उसके मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है, ये माइनस में है ना, तो ये माइनस में है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये मिलेगा E माइनस वी नॉट साई 2 इज इक्वल टू 0, क्या मिलेगा, E माइनस वी नॉट साई 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ से मैं डिफाइन करूँगा K2, ठीक है, तो K2 क्या होगा, K2 होगा इसका पूरे का रूट, तो ये E माइनस V2 अपॉन एच कट स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर साई 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर साई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बनेगी दोनों रीजन के लिए, पहले रीजन के लिए पोटेंशियल 0 है तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और दूसरे केस के लिए पोटेंशियल कितना है, V नॉट है तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो K1 K2 मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ क्योंकि मैं K1 K2 की फॉर्म में इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ, और ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली पूछी जाती है कई बार, इसलिए मैंने आपको वापस लिखवाया, है ना, एनर्जी की फॉर्म वाली तो है ही, लेकिन ये K1 K2 वाली भी कई बार पूछ ली जाती है। अब मैंने ये इक्वेशन कैसे लिखी, सीधी सीधी बात है, आपने श्रोडिंगर इक्वेशन लगाई है कौन सी, टाइम इंडिपेंडेंट वाली, और वो क्या होती है, यहाँ पोटेंशियल 0 था इसलिए पोटेंशियल वाला केस नहीं आया, यहाँ पोटेंशियल V नॉट था तो V नॉट वाला हमने लिख दिया, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं आता हूँ कि ये K1 K2 आपने डिफाइन कर दिए है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ K1 K2 अलग से, इसको बाद में लिखता हूँ, पहले K1 इक्वल टू कितना है, 2me ओवर एच कट स्क्वायर है, और K2 कितना है, 2me माइनस V नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर, E माइनस V नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो है अब मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट करता हूँ, है ना, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होगा वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आएगी यहाँ से कि K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2, है ना, ये वाला जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये कई बार जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, अगर K1 K2 की आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू गिवन है तो यह डायरेक्टली पूछा, इसलिए मैंने इसको लिखा है ना।
और इसी से फिर हमने आगे वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एनर्जी वाला फॉर्मूला लिखा ना वो लिखा, ठीक है। K1 कितना है तो आप देख लीजिए, देखिए रूट में 2m स्क्वायर रूट में 2m अपॉन एच कट स्क्वायर सब में आ रहा वो कॉमन आके ऊपर नीचे सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फाइनल क्या बचेगा, यहाँ से K1 में क्या बचेगा, रूट में ई बचेगा। K2 में कितना बचेगा, रूट में ई माइनस वी नोट बचेगा, डिवाइडेड बाय रूट ई प्लस रूट में ई माइनस वी नोट टू द पावर 2, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा था ना वो कहाँ से लिखा, इसी फॉर्मूले, इसी को जब आगे इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जब इसमें बाउंड्री कंडीशंस वगैरह लगा के और जब हम फाइनली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये वाली वैल्यू मिलती है, ठीक है। इसी तरह से ट्रांसमिशन कोफिशिएंट यानी कि यहाँ से अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा है फिर पार करने वाला जो हाँ पार्टिकल उनकी संख्या कितनी हो सकती है उसकी हम बात करेंगे। ये कितना होगा, ये होगा 4 टाइम K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना होगा, 4 टाइम K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। और आप देखना इन दोनों को जोड़ना, ठीक है। जब R प्लस T करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बाकी वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन वाला जो है ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल बना दे, घबराने वाली बात नहीं है, अगर न्यूमेरिकल बना दे और न्यूमेरिकल में ये कह दे कि E इज इक्वल टू 2V नोट, अब आप फाइंड आउट कीजिए कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैंने आपको वो चीज़ बता दी। ये जो चीज़ है हालांकि नेट लेवल की है फिर भी, क्योंकि आपने ये तो आपको पूछा जा सकता है फॉर्मूला। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ भी जाता है जिसको मुझे पता है कि 99% लोग छोड़ के आने वाले हैं, लेकिन मान लीजिए जो मेरी वीडियो लेक्चर ले रहा है और आपको जो बाकी अगर आप उसमें जाएंगे ना बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसमें आपको यहाँ तक लिखा दिया जाएगा, इसके बारे में नहीं बताएंगे कि इसमें न्यूमेरिकल भी कैसा बन सकता है। तो इसका न्यूमेरिकल कैसा बन सकता है कि मान लीजिए क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बना के आपको दे दिया है ना, एक स्टेप आगे की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए E इक्वल टू 2V नोट गिवन है आपको और पूछ लिया कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होगा, तो कैसे करोगे, E की जगह 2V नोट रख के इसको सोल्व कर लीजिए, आपको फाइनल जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर R फाइंड आउट कर लिया तो 1 में से R को माइनस कर दीजिए, क्या फाइंड आउट कर लेंगे, T फाइंड आउट कर लेंगे। इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, 1 में से क्या करिए इसको माइनस कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। और ऐसा क्यों होता है कि एनर्जी ज़्यादा होने के बाद भी कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या मिल जाती है, वैल्यू मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि हमें एनर्जी फाइंड आउट करने में आपने जो एनर्जी बताई है पार्टिकल की वो एग्जैक्ट नहीं है, उसमें अनसर्टेनिटी है, ठीक है। उसमें क्या है, अनसर्टेनिटी है। और अनसर्टेनिटी कितनी है कि आपने कितना टाइम लिया उस पर डिपेंड कर रही है। अगर कम टाइम में फाइंड आउट किया है तो अनसर्टेनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और टाइम अगर बहुत ज़्यादा ले लिया एनर्जी फाइंड आउट करने में तो क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर एक चीज़ पे एग्जैक्टली जाओगे तो दूसरी चीज़ क्या होगी, अपने आप ही जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एरर इसके अंदर इनफाइनाइट हो जाएगी एनर्जी में, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इसमें जो फाइंड आउट करेंगे रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, सारे पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पोटेंशियल जो ये है अपने पास स्टेप, ये पोटेंशियल स्टेप मैं आपको करवा चुका हूँ कि आपके पास एनर्जी इस तरह से है तो आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से कोई समस्या, ठीक है। सेकंड इसका जो कंसेप्ट है और जिसकी मैं बात करूँगा वो है ग्रेटर देन वाला। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर मान लीजिए यहाँ ये V नॉट ग्रेटर देन है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में टर्निंग होती है, तो टर्निंग होके और वो M पे डिपेंड करती है उसका टर्निंग, तो उसकी मैं बात अभी नहीं कर रहा, उसको आप छोड़ दीजिए, है ना। और मेनली जो है आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला जो है इसका इंपॉर्टेंट है कि जब एनर्जी ग्रेटर देन है तो उस केस में किस तरह से जो है वैल्यू आपके पास आती है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है। मैं हालांकि छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स पे, है ना, ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक साथ अगर पढ़ लेंगे, अब जैसे मान लीजिए मैं अगर इसी में अब आगे नेक्स्ट मुझे जो करवाना है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अगर मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी आएगी कि एक साथ बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आपको इनको भी करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा घर पे, है ना। क्योंकि अगर एक बार समझ में आ गया ना तो उसके बाद कोई ज़्यादा समस्या इसके अंदर आने वाली आपको नहीं है, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप रट के कभी भी क्वांटम मैकेनिक्स को रट के कभी नहीं कर सकते, है ना, ये दिमाग में रखना। क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन जो है वो आप रट के नहीं कर सकते, उसको आपको समझ के ही करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि ये समझाने वाला पोर्शन है उसको आप अच्छे से करें, है ना। अभी तक के जो भी वीडियो थे वो सारे के सारे समझाने वाले मैक्सिमम ज़्यादा थे, है ना। आगे आने वाले वीडियो जो होंगे उसमें याद करने वाला रहेगा कुछ पोर्शन, जैसे मान लीजिए वेव फंक्शन के बारे में होगा, एनर्जी आइगन वैल्यू फंक्शन होगी, कैसे उसके फाइनल अपन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और
इसके लिए जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लेंगे सही, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता ही है नॉर्मली। उसके बाद हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम रहेगी और एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा रहेगा। तो वहाँ से आपको कुछ याद करने वाला, कुछ समझने का, दोनों मिक्स में चलेगा, ठीक है। तो और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं पड़े हमारे पास नहीं है ना, ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से 2 या 3 वीडियो में मैं इसको क्वांटम मैकेनिक्स को खत्म कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स का पोर्शन थोड़ा लेंदी है ना। ऑप्टिक्स का पोर्शन इसलिए लेंदी है क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है, वेव ऑप्टिक्स भी है, और फिर जब हम लास्ट में जाते हैं तो हमारे पास जो है पोलराइजेशन वाला जो पोर्शन है वो भी है। तो बहुत ज़्यादा लंबा पोर्शन है। और ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि जो स्कोरिंग होते हैं। स्कोरिंग का मतलब क्या है, कम लोग कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन होते ईजी हैं। क्यों होते ईजी है, उसका रीज़न है कि हम लोग ऑप्टिक्स को उतना महत्व नहीं दे पाते हैं, या उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन इतने नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ना करते हैं। हम लोग क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल, इसमें अटक के रह जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उससे आगे जाते हैं तो थोड़ा बोर होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स को मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप बोर नहीं हो पाएँ और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग हो सकता है कि बीच में मैं मान लीजिए मुझे टाइम मिला तो वेव एंड ऑसिलेशन वाला पोर्शन है वो भी बहुत लेंदी नहीं है, वो भी कम से कम 5-6 वीडियो का ही है ना। तो 5-6 वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम चलेंगे थर्मोडाइनमिक्स, और थर्मोडाइनमिक्स के साथ फिर स्टैटिक्स लेंगे। और उसके बाद में जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाला रहेगा पोर्शन एक, और एक कौन सा बच जाता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत लेंदी नहीं है, आराम से हो जाएंगे। तो आप मान के चलिए 50 वीडियो के अंदर और 50 वीडियो के अंदर मैं लगभग आपका कंप्लीट करवा दूंगा। और अभी मुझे गर्मी की छुट्टियां होने वाली है ना, समर वेकेशन जो होने वाली है, तो समर वेकेशन में मैं एक दिन के 2-2 वीडियो करके, और मैं जल्दी से जल्दी इसको 1 महीने में, जुलाई के एंड तक मेरा ये टारगेट है, जुलाई एंड या फिर अगस्त स्टार्टिंग है, अगस्त या 15 अगस्त तक जो है मैं आपका 100% कोर्स वीडियो लेक्चर के थ्रू कंप्लीट करा दूंगा। देन उसके बाद हम लोग है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो ढेरों क्वेश्चन करने वाले हैं। आप ये मान के चलिए एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 20-20, 25-25 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम कोई लल्लू पल्लू कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे ना, जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है उन्हीं पे हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। और फिर से आपसे गुजारिश रहेगी, मैं हालांकि बहुत ज़्यादा कहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कि जो भी लोग फर्स्ट गेट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई सी भी कोचिंग उन्होंने जयपुर में या कहीं और अटेंड कर रखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे आप करिए, ठीक है। और मेरे जो वीडियो लेक्चर है उनको भी देखते रहिए। हो सकता है कि आपको कुछ अलग चीज़ या कुछ ऐसी ट्रिक्स वगैरह मिल जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जो आपको नहीं समझ में आती हो, लेकिन बाद में आपको ईजी लगने लगे, क्योंकि मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल से आपको लेके चल रहा हूँ ना। मैं कोई बहुत ज़्यादा उस पर हाई लेवल पर नहीं ले जा रहा हूँ ना, आपको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप जब देखेंगे करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि हाँ इसका मतलब ये चीज़ है ना। चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।